हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शक्ति साइंस एकेडमी में। आज हम न्यू एनसीईआरटी यानी एक्सप्लोरेशन के चैप्टर 6 हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन का जो बैक एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, a table is moved across the floor at a constant velocity। तो एक फ्लोर पे एक टेबल है मान लीजिए, तो उसे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F देकर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई करके उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको मालूम है कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है या होने वाला होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है। तो मान लेते हैं हम कि ये F जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैक डायरेक्शन यानी लेफ्ट डायरेक्शन में ऑटोमेटिक जेनरेट हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए की पॉइंट जो नोट करने वाली बात है वो है कि कांस्टेंट वेलोसिटी F फोर्स देने के बाद ये जो टेबल है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जानते हैं हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या लिखा था कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन पे है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। यदि यानी इसका मतलब है यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स यदि जीरो हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही रहेगी या रेस्ट पे रहेगी, रेस्ट या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगी। तो यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पे है तो यहाँ भी हमारा नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्स F अप्लाई हो रहा है और पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है ये एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इक्वल टू F होगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। For a ball moving on a smooth frictionless surface, choose the appropriate option that will make the following statements physically correct। एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब होता है F जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन हमें कंसीडर नहीं करना है। तो देखिए, इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन सेम, इंक्रीज या डिक्रीज। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में ही हमने देखा है कि यदि कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो बॉल की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, the magnitude of the velocity of the ball will remain same, increase या decrease। यदि एक फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉल में मोशन के ही डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या बढ़ेगी या घटेगी या इंक्रीज सेम रहेगी। तो ये जानने के लिए चलिए एक बार हम न्यूटन्स सेकंड लॉ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब एक नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगी। यानी एक यदि बॉडी पे हमारा फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, बट अब देखिए मेन जानने समझने वाली बात ये है कि किस डायरेक्शन में द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। यदि फोर्स जिस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, और the magnitude of acceleration is proportional to the magnitude of the net force and is inversely proportional to the mass of the object। मतलब फोर्स जो है वो ये जो हमारा सेकंड लॉ का जो हमारा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर अब हम पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो मान लीजिए ये यदि बॉल है और इस डायरेक्शन में वो चल रही है और हमारा
फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, तो एज पर न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ, हमारा एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यदि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यदि बॉल इस डायरेक्शन पे चल रही थी और फोर्स यदि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, यानी इस केस में एक्सेलरेशन जो है हमारा वो नेगेटिव एक्ट करेगा। और हम जानते हैं लॉज ऑफ मोशन में v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव काम करेगा, तो वेलोसिटी विल, इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है बच्चों, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स P and Q ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस वही होता है फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी फ्रिक्शन जीरो, आर शोन इन द फिगर। ये जो फिगर है इसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक P है एक Q है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन ब्लॉक P। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लॉक P में दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक 5 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का, बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 5 न्यूटन राइट साइड में है और 4 न्यूटन लेफ्ट साइड की तरफ है। while block Q is moving with a constant velocity, और V जो Q है ये constant velocity मान लीजिए V से चल रही है आराम से। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए, यानी इसमें अब देखिए P experiences a net force and Q does not experience a net force। तो P, हमारा P में क्या है, एक 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ है और एक 4 न्यूटन की फोर्स इस तरफ है। तो ये तो देखिए एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट हो रहा है। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना आएगा हमारा, 5 माइनस 4, यानी 1 न्यूटन का किस डायरेक्शन में, हमारा राइट साइड में, राइट डायरेक्शन की तरफ, बिकॉज 5 न्यूटन दाहिनी तरफ जा रहे हैं, 4 न्यूटन लेफ्ट की तरफ है। तो 5 न्यूटन और 4 न्यूटन में से नेट फोर्स जो होगा बेसिकली वो 1 न्यूटन होगा। तो पहला क्वेश्चन है P experiences a net force and Q does not experience a net force। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि Q जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें नेट फोर्स नहीं होगा एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दूसरा है P does not experience a net force, तो ये तो पहले ही रॉन्ग है क्योंकि P में तो नेट फोर्स है। सिमिलरली बोथ P and Q experience a net force, नहीं, Q में तो नेट फोर्स नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तीसरा वाला भी रॉन्ग है। चौथा, नीदर P नॉर Q एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, नहीं ये भी गलत है क्योंकि P में तो नेट फोर्स है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। While practicing for the snake boat race, 100 oarsmen are rowing a boat together। देखिए ऐसा होता है एक स्नेक बोट रेस केरला में होता है, बहुत लोग इसको मिलके एक साथ रेस करते हैं। तो इसमें 100 लोग एक साथ रेस कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं क्या इसमें, आउट ऑफ दिस 95 रो बैकवर्ड्स टू प्रोपेल द बोट फॉरवर्ड, बट बाय मिस्टेक 5 ओर्समैन रो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। 95 लोग जो हैं वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, बट गलती से 5 लोग जो हैं वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इफ ईच ओर्समैन अप्लाइज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक बंदे का जो फोर्स है वो 200 न्यूटन है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्नेक बोट। इग्नोर ड्रैग फोर्सेस एंड फ्रिक्शन, इसमें कोई फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स जो होगा उसे हमें इग्नोर करना है। तो देखिए 95 लोग बेसिकली मान लेते हैं ये यदि बोट है, तो 95 लोग जो है पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और गलती से 5 लोग जो है वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो अब हमें नेट फोर्स निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं 95 वाले जो है उनका फोर्स है F1, तो वो कितना फोर्स होगा, 95 इंटू एक जन लगा रहे हैं 200 न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा 19,000 न्यूटन। और F2 जो कि ये वाला कंपोनेंट है 5 लोगों वाला, ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 200, ये हो जाएगा 1000 न्यूटन।
एफ नेट हमारा क्या आएगा, नेट आएगा बेसिकली F1 माइनस F2 यानी 19,000 माइनस 1,000 न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा 18,000 न्यूटन। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, बट कोई भी फोर्स को डायरेक्शन देना भी जरूरी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जरूरत होता है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिंस 95 लोगों की फोर्स जो है वो पीछे की तरफ थी, ये बिगर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा बैकवर्ड। ठीक है बच्चों, नेट फोर्स, आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसे क्लियर कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, when a net force acts on an object we observe the object accelerates। ये तो बात सही है कि यदि नेट फोर्स यदि बॉडी पे एक्ट करेगी तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करेगी। बट अब देखते हैं इसमें से क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये पार्ट तो करेक्ट है, एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दी है, बट डायरेक्शन वाला पार्ट गलत है, ऑपोजिट नहीं होगा, तो इसीलिए ये पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यहां पर भी ऑपोजिट तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द मास नहीं, ये तो नहीं है, तो ये पूरा ही गलत है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये तो सही है, एक्सेलरेशन जो होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है, विद एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट नहीं, ये गलत हो गया, बिकॉज एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है, तो ये वाला पार्ट करेक्ट है, बट ये वाला पार्ट रॉन्ग है। अब ये देखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये पार्ट करेक्ट है, विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, और डायरेक्शन जो होता है सेम होता है, डायरेक्शन ऑफ F एंड A आर सेम। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। The position time graph of 4 objects A, B, C and D moving along a straight line are shown in the figure। 4 ऑब्जेक्ट्स का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमें दिया गया है, हमें क्या निकालना, अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन विच ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है कि ए बी सी डी ये जो 4 पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें नेट फोर्स किस में होता है, तो ये हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि यदि नेट फोर्स है, यदि एफ नेट है, तो दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन देखिए किस किस ग्राफ से आपको दिखता है कि इसमें एक्सेलरेशन है। पहला तो देखिए इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है, तो लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर में हमने बताया था, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होने का सवाल ही नहीं होता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो ए तो होगा नहीं। बी देखिए, बी में क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ एकदम फ्लैट है, मतलब आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ तो बेसिकली बॉडी ही रेस्ट पे है, तो बॉडी जब रेस्ट पे है तो v भी जीरो, एक्सेलरेशन तो जीरो है ही, तो दूसरा तो सवाल नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, तीसरा पोजीशन टाइम ग्राफ जो है बेसिकली आपका एलिप्स है, इसमें आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो यदि एक्सेलरेशन है तो इसमें आपका नेट फोर्स होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑब्जेक्ट सी। ठीक है बच्चों, यदि कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताइए। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, तो चलिए उस फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बट फैक्ट पे जाने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही कंटेंट्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए पहले देख लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट
remains at rest and an object in motion continues to move with a constant velocity until a net force acts upon the object। तो जब तक कि एक फोर्स एक्ट नहीं करता है तो रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे ही रहेगी और कांस्टेंट वेलोसिटी वाली ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही रहेगी। देखिए रेस्ट वाली रेस्ट यानी एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। तो कहने का मतलब है कि जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। जब तक कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करे एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। तो हमारा सेकंड लॉ में देखिए, सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ये है F = ma। तो यहां से a निकालिए, देखिए a हो जाएगा हमारा F/m। अब यहां पर यदि हम F = 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा जीरो। तो ये फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है हमारा कि जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा एक्सेलरेशन जीरो, यानी फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिराइव कर दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कंटेंट्स को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।